नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम भक्ति काल की रचनाएं पढ़ रहे थे, जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें हमने भक्ति काल में पढ़ा था राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा कंप्लीट हो गया था दोस्तों, और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में रीत काल पढ़ाएंगे, लेकिन रीत काल हम आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। अभी हम थोड़ा सा सगुण धारा में भक्ति काल की कुछ फुटकल रचनाएं देखते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम भक्ति काल की कुछ फुटकल रचनाएं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट हम अगली क्लास में रीत काल शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे भक्ति काल की कुछ फुटकल रचनाएं। तो भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में सबसे पहले आते हैं, ये कवि आते हैं छीहल। छीहल जो है, इन्होंने बस जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, कि हो सकता है कि आपके पेपर में इनसे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो चीज़ टॉपिक छोड़ना नहीं चाह रही हूँ मैं। इसलिए मैं भक्ति काल की कुछ जो फुटकल रचनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन आपको करा दे रही हूँ। तो सबसे पहले भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में आते हैं छीहल। इनका जो इन्होंने पुस्तक लिखी है वो बस इतना याद रखिए, पंच सहेली। इनकी पुस्तक पंच सहेली है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। आगे है लालच दास। लालच दास की जो रचनाएं हैं वो हरिचरित है, भागवत दसम स्कंद भाषा है। ये दो लालच दास की है। आगे है कृपाराम की। कृपाराम की रचनाएं हैं हित तरंगड़ी, इम्पोर्टेंट है हित तरंगड़ी, जो इनमें रीत या लक्षण ग्रंथों में बहुत पुराना है। ये रीत या लक्षण ग्रंथों में बहुत पुराना है। इनकी रचनाएं हित तरंगड़ी कृपाराम की है। आगे है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास तो इम्पॉर्टेंट है ही, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नरोत्तम दास का सुदामा चरित जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इनकी एक पंक्ति जो यहाँ पे है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपको, मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है पेपर में आ जाए। तो इनकी एक पंक्तियाँ हैं, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा, द्वार खंडो द्विज दुर्बल एक, रहते चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। ये नरोत्तम दास की इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं जो सुदामा चरित से ली गई हैं। आगे के हैं आलम। आलम की भी रचनाएं ये पूछी जाती हैं काफ़ी बार पेपर में, कि माधवनल काम कंदला किसकी रचनाएं हैं। तो आलम की रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में 5-5 चौपाइयों अर्धालियों पर इनकी रचनाओं में 5-5 चौपाइयाँ जो अर्धालियों पर एक दोहा है। तो ये आलम की रचनाएं हैं माधवानल काम कंदला। आगे है गंग। गंग भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आए हैं इनके, और ये पंक्तियाँ इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कि तुलसी गंग गंग दोए भयो सु कबिन के सरदार। ये इनकी जो पंक्तियाँ हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये गंग ने लिखी हैं। और ये गंग के बारे में लिखा गया है, और किसने लिखा है? भिखारी दास ने कहा है कि तुलसी गंग दुओ भय सु कबिन के सरदार। तो ये पंक्तियां भिखारी दास की हैं, और गंग के बारे में इन्होंने कहा है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कि ये अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। और कहते हैं कि रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। रहीम जो खान खाना है, उन्होंने इनके एक छप्पे पर इनको 36 लाख रुपए दे डाले थे। और वह छप्पे है, मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे वो छप्पे लिखी हूँ, कि चकित भंवर रही गयो, गम नहीं करत कमलवन, आहि फन माने नहीं लेत, और तेज नहीं बहत पवनवन। तो ये इनकी पंक्तियाँ हैं। छप्पे हैं इनके किसके? गंग के हैं। और भिखारी दास ने इनके बारे में ये पंक्तियां लिखी हैं, और ये अकबर के दरबारी कवि थे। क्लियर हुआ? आगे का है, आगे कौन से कवि हैं? मनोहर कवि हैं। ये एक कछवाए सरदार थे। किसके सरदार थे? कछुआओं के ये सरदार थे। और फारसी कविता में इनका उपनाम तौसनी
बताया जाता है। पूछ लिया जाएगा जा सकता है कभी कभी कि तौसनी किसका उपनाम है, तो मनोहर कवि का उपनाम तौसनी बताया गया है। आगे के फुटकल रचनाओं में जो भक्ति काल के हैं रचनाकार हैं उसमें एक नाम बालभद्र मिश्र का आता है। तो बलभद्र मिश्र का नाम आता है, ये कौन थे? ये केशवदास के बड़े भाई थे और नखशिख और दूसर विचार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें नखशिख जो है श्रृंगार का प्रसिद्ध ग्रंथ है। नखशिख में क्या बताया गया है? श्रृंगार का वर्णन है, तो नखशिख जो है श्रृंगार का प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये बलभद्र का रचनाएं हैं, ये दोनों ध्यान रखिएगा। और बलभद्र कौन थे? तो केशवदास के बड़े भाई थे। आगे है केशवदास। केशवदास तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केशवदास से काफ़ी उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी पंक्तियों के बारे में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो केशवदास का जो जन्म है वो संवत 1612 ईस्वी है और मृत्यु उनकी 1674 ईस्वी है। केशवदास के एक पंक्तियाँ बहुत फेमस हैं कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत और भूषण बिन न विराज ये कविता वनिता मित। तो ये केशवदास की पंक्तियां हैं, इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। केशवदास तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इनकी जो रचनाएं हैं, यहाँ मैं रचनाएं लिख देती हूँ कि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। ये केशवदास की रचनाएं हैं। और जिसमें कवि प्रिया जो है वो अलंकारों पर रचित ग्रंथ है और जो रसिक प्रिया है वो रस पर लिखी गई है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। कभी पूछ सकता है कि अलंकारों पर रचित ग्रंथ कौन सा है, तो कवि प्रिया है और रस पर लिखित ग्रंथ है रसिक प्रिया। और केसो को कवि, एक इनके में कथन है शुक्ल जी की तरफ से कि शुक्ल जी कहते हैं कि केसो को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह साहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किसका है? अगर ये कथन आ गया तो ये कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि केसो को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह साहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो ये शुक्ल जी का मत था केशवदास के बारे में। देखिए, वीर सिंह देव रचित इनकी जो रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर सिंह देव रचित और जो रामचंद्रिका, इन दो, इस वीर सिंह देव चरित और रामचंद्रिका इनकी दो रचनाएं और हैं इनकी। और जो वीर सिंह देव चरित रचनाएं हैं वो प्रबंध काव्य में लिखित है। और रामचंद्रिका जो है, रामचंद्रिका पर केसो को अधिक सफलता मिली। पर रामचंद्रिका में केसो को अधिक सफलता किस में मिली? तो संवादों में मिली। किस में मिली? संवादों में मिली। और रामचंद्रिका से केसो को अधिक सफलता मिली। और वीर सिंह देव चरित जो है वो प्रबंध काव्य है। ये इतना इनके बारे में जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैं आपको दे रही हूँ। आगे है रहीम। रहीम जो है उनका जन्म संवत 1610 और मृत्यु 1683 ईस्वी है इनकी। ये बैरम खां खान खाना के पुत्र थे। इनको अपने समय के कर्ण माने जाते हैं। इनको क्या, ये अपने समय के क्या माने जाते हैं? कर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये दानी और परोपकारी थे। ये दानी और परोपकारी थे, इसलिए इनको अपने समय का कर्ण माना जाता है। और ये बैरम खान के पुत्र थे। इनकी जन्म 1610 और मृत्यु 1683 ईस्वी में हुआ था। किसका? रहीम का। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी इनके बारे में एक कथन कहते हैं कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। तो ये शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है? तो रहीम के बारे में कहा है। क्लियर हुआ? अब रहीम की कुछ रचनाओं के बारे में देख देते हैं कि रहीम दोहावली या सत्सई, बरेयो नायिका भेद जो अवधी भाषा में लिखा गया है। पूछ सकता है अवधी भाषा में कौन सी रचना है? तो बरेयो नायिका भेद किसकी है? तो रहीम की है। आगे है श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाधई और नगर शोभा। ये इतने जो हैं रहीम के बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रहीम दोहावली या सत्सई, बरियो नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाधई और नगर शोभा इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब पंडित माया शंकर याज्ञिक जी ने इनका पूरा नाम क्या रखा है? इनके पूरा नाम का संग्रह करके क्या रखा है? रहीम रत्नावली नाम रखा है। किसने? पंडित माया शंकर याज्ञिक जी ने रहीम का
जो इनका संग्रह करके इनका पूरा नाम रहीम रत्नावली नाम रखा है। खेत कौटुकम तथा ज्योतिष का ग्रंथ, ये किसकी रचना है? ये रहीम की रचना है। ये भी दो रचनाएं बहुत, खेत कौटुकम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बरियो नायिका भेद, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। खेत कौतुकम तथा ज्योतिष का ग्रंथ ये रहीम की इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये दोनों संस्कृत फारसी की खिचड़ी, इन दोनों रचनाओं को क्या कहा जाता है? संस्कृत फारसी की खिचड़ी कहा जाता है। किसकी? रहीम की। आगे के कवि हैं बनारसी दास जैन। बनारसी दास का जो रचना है वो अर्धकथानक इम्पॉर्टेंट है, अर्धकथानक पूछा जाता है तो ये बनारसी दास जैन का है। आगे बनारसी दास का कुछ और रचनाएं हैं जो यहाँ पे मैं नोट डाउन की हूँ, और आप अपने बुक में या कॉपी में अगर चाहें तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि बनारसी विलास, नाटक समय सार, नाममाला, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय पंचासिका और मारगन विद्या, ये बनारसी दास की इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जिसमें अर्धकथानक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है सेनापति। सेनापति का कवित्र रत्नाकर और काव्यकल पद्रुम, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। आप देखे होंगे पेपर में काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेनापति के ये दो रचनाएं हैं, कवि रत्नाकर और काव्यकल पद्रुम। तो इनकी सेनापति की दो इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं, उसको देखते चलते हैं कि ना ही करे थोरी, मांगे सब देन कहे, मंगन को देख पट देत बार बार है। और दूसरी पंक्तियां हैं, आपने कर्म करी हो ही निभाएंगे, तो ही करतार करतार तुम काहे के। ये इनके दोनों ये प्रसिद्ध कविता है किसकी? सेनापति की। आगे हैं एक कवि हैं पुहकर कवि। पुहकर कवि की एक ही ग्रंथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, रस रतन, पुहकर कवि का इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। आगे है सुंदर। सुंदर कवि का है सिंहासन बत्तीसी, बारहमासा और सुंदर सिंगार, इनके तीन इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। उसके बाद है लालचंद। लालचंद का पद्मनी चरित्र इम्पॉर्टेंट है जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। लालचंद का पद्मनी चरित्र राजस्थानी भाषा में। और आगे है काशीराम। काशीराम का कनक मंजरी, ये इनका इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। और एक है बेल कृष्ण रुक्मणी री, ये किसकी रचना है? ये जोधपुर के राठौड़ जो राजा हैं पृथ्वीराज की रचना है, बेल कृष्ण रुक्मणी री। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट जो भक्ति काल के जो फुटकल रचनाएं हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन कर दी हूँ, और आप भी इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं ये सब, आते हैं पेपर में, तो आप इसको देखिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आगे हम अगली क्लास में कल रीतकाल शुरू करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज से ही रीतकाल की स्टार्टिंग करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।